हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्राउन कक्षा। यार आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? मान लो कोई हमने रिएक्शन ले ली है, जनरल रिएक्शन लेंगे, ठीक है, और ये इस तरीके से है। ठीक है, तो हम अब इसका रेट कैसे लिखते हैं? ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है? तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। -1/a/डी/डी। -1/a, देखिए लिखने का तरीका ये है, जो कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट माइनस में अपॉन में आता है। ठीक है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, ये क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए। ये क्या है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी। डी वी अपॉन डी टी क्यों लिखा जाता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ है तो ये माइनस नहीं हो सकता, ये होगा 1/c रेट ऑफ डी सी। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी हमारा हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी टी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सिर्फ इतना पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या फिर जो ए है वो डिकम्पोज कितना हो रहा है वो ये बता रहा है, ये रेट बता रहा है। और इसी तरह बी कितना डिकम्पोज हो रहा है वो ये रेट बता रहा है। और सी कितना डिकम्पोज हो सी कितना फॉर्मेशन हो रहा है वो इसका रेट बता रहा है। और डी का कितना फॉर्मेशन हो रहा है ये रेट बता रहा है। ठीक है, ये जनरल मैंने आपको बताया है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ का रेट क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, देखो अब आप मान लो कि कोई भी रिएक्शन, यही रिएक्शन कंसिडर कर लो, ए बी बी, ये वाला रिएक्शन कंसिडर कर लो। ठीक है, तो अगर हमें इसका रेट निकालना होगा तो जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? कॉन्सेंट्रेशन के। हमेशा याद रखो, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। किसकी कॉन्सेंट्रेशन की? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। किसकी कॉन्सेंट्रेशन के? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। तो अगर हमने ये कंसिडर किया है तो जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा इज इक्वल टू, जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन बताते हैं तो यहाँ पे के आ जाता है। के क्या है? रेट कांस्टेंट है, ये है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और ये की पार कोफिशिएंट हो जाता है, इसकी पार कोफिशिएंट हो जाता है, जो भी कोफिशिएंट होता है। मैं आगे बता रही हूँ कैसे होता है। ठीक है, जैसे हमें अगर इस रिएक्शन का रेट निकला है तो क्या होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ इसको रब कर दे रही हूँ ताकि आपको आगे बता सकूँ। तो अगर हमें इस रिएक्शन की रेट लिखनी है तो हम ऐसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के। के क्यों? के क्या है? रेट कांस्टेंट होता है के। ठीक है, और हमने बताया है कि यार जो रिएक्टेंट होता है ना, रेट उसी के बारे में लिखा जाता है। इसका कोफिशिएंट क्या है? ये पावर में चला जाएगा। और रिएक्टेंट दूसरा क्या है? बी, इसका कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा। तो अगर इस रिएक्शन की रेट लिखनी है तो क्या रेट हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो हमें रेट लिखना आ गया। रेट लिखना बहुत ही सिंपल होता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि ये रेट कांस्टेंट क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है, कैसे हमें पता चलता है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया है कि ये रेट होता है। अब ये क्या है? दिस इज रेट कांस्टेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज रेट कांस्टेंट। यार देखो, ये सब आप बहुत बेसिक चीज़ें आप पढ़ लोगे ना, न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व होते हैं और उस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
तो देखो रेट कांस्टेंट के बारे में कुछ बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम्स में आती हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली आती हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे बीएससी का आपको एग्जाम दे रहे हो या फिर एमएससी का। यार बहुत बेसिक चीज़ है तो ऑब्वियसली आएगी और बहुत सिंपल भी है। देखो जो रेट कांस्टेंट यानी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप लिख लो, कई बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। रेट कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये किसकी यूनिट होती है? के की, केज यूनिट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई है? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखना है, ये आप समझ लो, साइड टिप समझ लो, साइड टिप ही समझ लो आप। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि कई कई की जगह आपको न्यूमेरिकल ना लीटर नहीं देके क्या दिया होगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब, तो आप ये समझ जाना कि वो 1 लीटर की बात कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में कुछ बातें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है यार, जो आप लोगों को नहीं समझ में आया करे आप वो पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आई डोंट नो मुझे कितने लोग देख रहे होते हैं, बट जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया करे तो आप पूछ लिया करो। रेट कांस्टेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप ये समझ लो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, रेट कांस्टेंट के बारे में। और रेट कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। ये मैं बार बार आपको इसलिए के बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि के क्या है, के किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट कांस्टेंट को। ठीक है, सबसे पहली बात तो यार जो के होता है, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है? किस पे डिपेंड नहीं करता? कॉन्सेंट्रेशन पे और वॉल्यूम पे। किस पे डिपेंड नहीं करता? रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया गया है या फिर वॉल्यूम उसका बढ़ा दिया गया है या कम कर दिया गया है, तो उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा? ऑप्शन में वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, और इट विल बी कांस्टेंट। तो आपको ये समझना है कि वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने क्या पढ़ा है, हमने यही सीखा है कि जो रेट कांस्टेंट होता है कि उसकी वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। तो पहली बात तो हमने ये सीखी। दूसरी बात हमें रेट कांस्टेंट के बारे में क्या सीखना है कि जो रेट कांस्टेंट होता है, के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब हम कभी कोई चीज़ बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसका क्या मतलब होता है? प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है अगर कोई रिएक्शन दिया है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन दिया है, ठीक है, अगर ये बोला जा रहा है कि ए की वैल्यू बढ़ाई जा टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, अगर कोई रिएक्शन दिया और बोला जा रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, तो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट आएगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वैल्यू बढ़ रही है टेम्परेचर की तो के की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम हो रही है तो के की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में रिलेटेड है कि यार रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा करे आप उसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो या यू कैन नोट डाउन। सो वी वर टॉकिंग अबाउट रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी। तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्टिवेशन एनर्जी के। एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिवेशन एनर्जी मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगी या फिर इसकी जो भी सीरीज चलेगी उसमें आपको पता चलेगा लास्ट में कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिया हो कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की बढ़ाई जा रही है, तो आप अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि उल्टा चलेगा, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ेगी तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? कम होगा। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम कम हो रही है, मतलब कम हो रही, डिक्रीज हो रही, तो रेट कांस्टेंट
विल बी इंक्रीजिंग। ओके, सो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें थी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। यार आप लोगों ने पढ़ा है बहुत बेसिक चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जो कि बहुत बेसिक है आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर आप आज के बाद आपसे अगर किसी ने पूछा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स में, तो आप सीधे बता सकते हो ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है। चलो यार, इस बात को अगर हम प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन के। और यहाँ पर जो ये पार होती है, ये क्या होती है? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि यार रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। और क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, देखो खुद ही आप सीख जाओगे, इतना सिंपल तरीका है। कॉन्सेंट्रेशन और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? जीरो। क्योंकि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हमें यही बात हमें प्रूव करनी है जो मैंने अभी बोली ऊपर, कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, और ये कांस्टेंट आ जाएगा। ये क्या है? रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब कांस्टेंट किसी चीज़ की पावर अगर जीरो होती है तो क्या हो जाता है? वो पूरा चीज़ क्या हो जाता है? वन हो जाता है। ये तो मैथ्स वालों को पता ही होगा। किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो होती है तो वो क्या हो जाता है? वन हो जाता है। तो रेट क्या आ गया? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये किस केस में होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यार कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन आ ही नहीं रहा है, रेट के साथ कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन आ ही नहीं रहा है, तो मतलब जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये हमने यहाँ पे कर लिया प्रूव। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया प्रूव। आपको समझाने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ मैंने बताई, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे जो हमें न्यूमेरिकल में बहुत काम आते हैं। डेरिवेशन वगैरह यार आप लोग बुक से देख लेना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप पूछ भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं थोड़ा सा क्रिस्प बनाना है मुझे ये वीडियो थोड़ा सा, जिससे बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिल सकें। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमें ये पता है, एक हमें फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1, सॉरी आई डोंट नो व्हाई माय मार्कर जस्ट स्टॉप्स वर्किंग इन बिटवीन। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हमें ये पता है यार, ये फॉर्मूले के जो प्रूफ्स वगैरह है ना, ये आप बुक से देख लेना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा यू कैन आस्क मी। देखो यहाँ पे सी नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ आपको सी नॉट दिखाई पड़ेगा ना, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, सी क्या है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। के क्या है? के तो आप लोग अभी बहुत अच्छे से समझ गए के क्या है। के क्या है? रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट। टी ऑब्वियसली टाइम है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है? सी नॉट माइनस सी इज इक्वल टू के टी। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया है और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, रेट कांस्टेंट दिया है और आपको टाइम दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बताओ कि इतने टाइम पीरियड में, इतने टाइम पीरियड रिएक्शन चलने के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची, तो यानी हमें सी निकालना है। मैं आपको एक मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके क्वेश्चन सिर्फ होंगे। ठीक है, ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन पे। तो खैर, तो पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा तो पहले आप ये जानो कि टी हाफ क्या होता है। टी हाफ ये होता है हाफ टाइम पीरियड। कोई भी रिएक्शन चल रही है ना, कोई भी रिएक्शन चल रही है, उसका हाफ जो टाइम पीरियड हो गया, यानी 50%, 50% जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टी हाफ। तो टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ये पहले आप समझो यार, जो टी हाफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K।
ठीक है। अब आपको इन सारे वेरिएबल्स का मतलब तो पता ही है, वेरिएबल है कांस्टेंट, के जो है वो रेट कांस्टेंट है, सी नॉट जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो टी हाफ अभी कभी भी आपको पूछा जाए टी हाफ का फॉर्मूला, यार ये बहुत बेसिक सा पूछा जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको पूछा जाएगा तो आप ये बता सकते हो। देखो अब टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन से आप क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं। दो क्वेश्चन, सॉरी मेरा बोर्ड आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहले तो दो नहीं कई क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जो दो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले में देख सकते हैं वो ये है। पहला, जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ये हम यहाँ से देख सकते हैं, टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। और जो टी हाफ होता है, सॉरी, जो टी हाफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के। तो हमने यहाँ से दो बातें सीखी, यहाँ से हमारा तीन क्वेश्चन बनता है एक्चुअली टी हाफ से। एक तो फॉर्मूला, दूसरा ये कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो रेट कांस्टेंट होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहीं भी आपसे पूछा जाए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो टी हाफ पे क्या फ़र्क आएगा, तो आपको ये पता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब टी हाफ भी बढ़ जाएगा अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे। लेकिन ये सिर्फ किस लिए बात हो रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। आप ये याद रखो यहाँ किसकी बात हो रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। अब हम आगे और पढ़ेंगे, इसके और फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ये मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है एक और फॉर्मूला है T3/4। T3/4 का मतलब क्या होता है यार, 75% टाइम, 75% टाइम कंज्यूम होने के बाद 75% टाइम कंज्यूम हो गया। T3/4 का मतलब यही होता है, ठीक है। अरे यार टी हाफ का मतलब 50 हो गया, T3/4 का मतलब क्या होगा, 75% ऑब्वियसली। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, T3/4। देखो इस तरह आपको याद रखना है, याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, 3/4 है ना, तो यहाँ पे भी 3/4 है। 3/4 सी नॉट अपॉन के। अच्छा एक टिप बता रही हूँ आपको, फॉर्मूला रटने की दो फॉर्मूले। देखो जो टी हाफ है जीरो ऑर्डर का वो 1/2 सी नॉट अपॉन के है। तो यार हाफ है ना, यहाँ पे भी हाफ है, ये सिर्फ आपको मगअप करने के लिए मैं बता रही हूँ। और T3/4 जो है ना, यहाँ पे 3/4 है, ये देखो ये 3/4 है ना, यहाँ पे 3/4 है। और सेम चीज़ है सी नॉट अपॉन के। तो आपको याद क्या करना है, सी नॉट अपॉन के सिर्फ याद करना है। और ये 3/4 में आप 3/4 आगे लगा दो, हाफ में हाफ। ये सिर्फ लर्न करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ ऑब्वियसली। अब इतना हमें फॉर्मूले के बारे में, 3-4 फॉर्मूले के बारे में पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ के, किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अब ये पढ़ते पढ़ते मत पूछ जाना कि क्या पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल तो यही पढ़ रहे हैं। तो यूनिट कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है और बड़ा फन मेथड है यार। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। यार बार बार लिखना पड़ेगा मुझे लग रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो हमने ये पढ़ा है, हमने बहुत बार पढ़ लिया है अब ये कि रेट इज इक्वल टू के सी और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। ये हमें पता है, सिंस वी नो, पता है ना, ये हमें पता है कि रेट इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। अब सिर्फ इसमें आपको वैल्यू रखनी है, रेट को ऐसे ही रहने दो, के तो ऐसा सच ही रहेगा। जो यार सी है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही तो ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू 1 इज इक्वल टू के, ठीक है। तो यार k आ गया, रेट जो है वो k है, जो हम लोग पहले भी पता चल चुका है हम लोगों को, ग्रेड k। अब इसकी यूनिट कैसे निकलेगी, k की यूनिट क्या होती है, मोल्स। ये पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये मत बोलना कि कहाँ से आ गया। मोल्स पर लीटर पर सेकेंड क्या होती है यूनिट, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड यूनिट होती है। और ये क्या है, यहाँ पे क्या बचा है, 1 यूनिट ही बचा है, तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, के ही है। तो यानी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होती है,